सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है कोरोना मिटता नहीं, हम संभलते नहीं। संदर्भ है इस समय भारत में कोरोना की स्थिति। आज से कुछ दिन पहले ही देश के सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह कहा था कि अब कोरोना समाप्त होने की ओर अग्रसर है, लेकिन आंकड़े उनके इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जिस हिंदुस्तान में एक समय कोरोना 10,000 से भी नीचे प्रतिदिन के आंकड़ों पर आ गया था, 7,000 8,000 केसेस आ रहे थे, लगातार घटते हुए एक समय में हम 97,000 98,000 केसेस पे पहुंचे हुए थे, तो लगा कि वाकई हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं। लेकिन अचानक जैसे केसेस घटना तय हुए थे, वैसे ही पिछले एक हफ्ते से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। कल का आंकड़ा तकरीबन 26,500 का है और यह तब है जब देश में पिछले 2 महीने से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तकरीबन 2.5 करोड़ से ऊपर डोजेस दिए जा चुके हैं। सफलता वैक्सीनेशन की यह है कि प्रतिदिन तकरीबन 20 लाख डोजेस की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसा कुछ हुआ क्या है, ऐसा कुछ हमने किया क्या है जिसके कारण सब कुछ करने के बावजूद भी कोरोना वापस अपने पैर पसार रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन की नौबत आ रखी है, कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 मार्च को इसी कोरोना की स्थिति पर एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमें प्राप्त हुआ है। आशा यह है कि वाकई हम एक बार फिर खतरे की ओर कुछ ज्यादा ही गंभीर कदम बढ़ा चुके हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण एक बार फिर हम इस परेशानी में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र के जाने माने लोग भी हैं। उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस गंभीर विषय के संदर्भ में कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है लेकिन बड़ा प्रभावी है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि सर्वस्व औषधमस्ति शास्त्र विगितम मूर्खस्य नास्ति औषधम, अर्थात शास्त्रों में सबकी दवा है, मूर्खता की नहीं। भर्तहरि ने हमें यह सूक्त दिया था। आशय ये कि दवाई आपके किसी भी रोग के संदर्भ में दी जा सकती है, पर अगर आप कुछ मूर्खता कर रहे हैं तो मूर्खता के संदर्भ में कोई इलाज शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। अब इस रोशनी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस कोरोना के संदर्भ में दुनिया भर का ज्ञान हमें चिकित्सकों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा दिया गया, तो उन राजनेताओं ने जो बड़े स्तर पर बताते हैं कि आपको 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, आपको सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए, आपको मास्क का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें हम देखते हैं जैसे कोई चुनाव आता है तो उनकी कोशिश रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को केवल और केवल भाषण के अंदर उस समय रखें या कोरोना पे कोई कार्यक्रम है। बाकी समय पे कोशिश होनी चाहिए कि संख्या सभा में हजारों की नहीं लाखों की होनी चाहिए। लोग एक के ऊपर एक चढ़ते दिखाई नहीं दिए तो फिर लगेगा नहीं कि उनका कोई प्रभाव क्षेत्र में है। और जब ये सब स्थितियों के बीच में है तो ये हमसे अपेक्षा कैसे कर ली जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में बड़ी संजीदगी बरतें, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब मौजूद है। टी.एस. सिंहदेव साहब इस समय खुद ही कोरोना से संक्रमित हैं, उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, पर फिर भी खास तौर पर विषय की गंभीरता को देखते हुए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम.सी. मिश्रा साहब हैं, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली के, जाने मानी हस्ती हैं चिकित्सा जगत की, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयेश लेली जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, अपनी खरी खरी बात कहने के लिए इस समय देश में जाने जा रहे हैं, हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं एम्स रायपुर के। कोरोना के संदर्भ में उपचार की दृष्टि से एम्स रायपुर ने जो कुछ काम किया है उसने डॉक्टर नागरकर और एम्स रायपुर दोनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत टी.एस. सिंहदेव साहब से ही करते हैं। और सिंहदेव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत पढ़ते लिखते आप हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री हमें बता रहे थे जीतने जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अब तो दिल्ली में हम पेंडेमिक में की जगह पे एंडेमिक की ओर जा रहे हैं, मतलब स्थायीकरण की तरफ जा रहे हैं। पर आंकड़े तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं कर रहे। जो सरकार के दावे थे उसके विपरीत हालात दिख रहे हैं, भयावह स्थिति दिख रही है, आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। क्या कुछ हमने ऐसा कर दिया जिसके कारण ये आंकड़े, या सरकार ऐसी किस खुशफहमी में आ गई जिसके कारण ये हालात है?
हिमांशु जी प्रणाम। जी साथ में आदरणीय नागरकर साहब को भी, आदरणीय मिश्रा जी को भी, आदरणीय लेले जी को भी और सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। हिमांशु जी, अभी जी कोरोना, और मैं ये समझने की भी कोशिश और कहने की भी कोशिश करता हूँ लगातार जी कि दुनिया में कहाँ था, जी भी केस नहीं था। जहाँ एक भी केस नहीं था वहां हम 8.5 करोड़ चिन्हांकित केसों की बात दुनिया में कर रहे हैं। जी जीरो से 8.5 करोड़ जी दुनिया में। जी भारत में एक भी केस कोरोना का नहीं था। जी जीरो जीरो से हमने 1 करोड़ 10 लाख पार कर लिया होगा। और जब जीरो से हम इतने बड़े आंकड़े पहुंच सकते हैं तो हमारे बीच में 9 प्रकरण भी हैं, जी तो हमको सतर्क होना चाहिए। जी आज देश में तो 1.5 लाख प्रकरण है, जी दुनिया में 15 लाख प्रकरण है, छत्तीसगढ़ में 4,000 प्रकरण है। तो जहां शून्य से इतनी बड़ी चिंता है, वहां इतनी संख्या अगर हो और कहीं हम ये मानने की नहीं कोरोना अब खत्म हो गया, ये बड़ी भूल है। जी हाँ, लेकिन जैसे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, ये जंग हम अवश्य जीतेंगे, जी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जी मानव क्षमता पे, वैज्ञानिक क्षमता पे मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जी केवल इस युद्ध में हमको नुकसान कितना होगा ये जी देखना है। जी युद्ध तो हम जीतेंगे, जी ये अवश्य है। ये सुस्पष्ट है कि हम जीतेंगे, और जितनी लापरवाही होगी उतनी को हानि, जन हानि, जान की हानि उतनी ज्यादा हमको होगी। उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता सिंह साहब, हम जंग जीतेंगे ये आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति इस कामना के साथ भी है। पर अभी तो आपसे रोशनी इस संदर्भ में जानना चाहते हैं हम कि हमारे यहां केसेस अचानक घटे थे, फिर दोबारा से बढ़ रहे हैं। आप सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस विभाग को प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं, देश दुनिया के तमाम जाने माने लोगों से संवाद कर रहे हैं। थोड़ा तो बता दीजिए, 97,000 से 7,000 पर प्रतिदिन पर आए थे और अब 25-27 हजार पर वापस पहुंच गए, तब क्यों कम हुए और अब अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ ठोस कहने की स्थिति में आप हैं जिससे लोग समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें मुझे आपने उस दिन मेरे से 2-3 बार ये सवाल पूछा था, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जी वो मुझे वो याद है, अच्छे दिन पैनल डिस्कशन में आपने इस बात पे जोर दिया था। जी और वो एक आंकड़ा था, अच्छा है 1 लाख हम नहीं पहुंचे, जी लेकिन ये नीचे जाना और ऊपर जाना, जी ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमने पूरी दुनिया में देखा है। जी जहां जहां आप न्यूजीलैंड का भी उदाहरण हम लोग देते हैं, उन्हें कहते हैं कि 0 करोड़ कंट्री हो गए। जी एक समुद्र से घिरा हुआ आइलैंड देश है, सीमित आबादी है, और उन्हें कह दिया था कि हम 0 हो गए। आखिर ऑकलैंड में लॉकडाउन करने की स्थिति आ गई, जी वहां पर उनको रोकने की स्थिति आ गई। तो ये केस और इसका जो नेचर है कोरोना के वायरस का, जी कि ये उतार चढ़ाव इसमें दिखते हैं इस आधार जी पे। 0 से हम यहाँ पहुंचे, अभी 1.5 लाख में है, हम घट रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या जितने लोगों को प्रभाव में, संपर्क में आती है, जी उतना उसका फैलाव होता है। ये जो उतार है, कुछ हद तक प्रबंधन की बात है, कुछ हद तक एहतियात की बात है कि हम कितने संक्रमित लोगों के संक्रमित व्यक्ति 400 से 450 लोगों के संपर्क में आ सकता है अधिकतम। जी अगर एक कोई व्यक्ति संक्रमित है, वो आखिर अपने जीवन की जो उसके मिलने जुलने का क्रम है, एक सीमित लोगों से ही वो मिल सकता है, उससे ज्यादा लोग उसके जीवन में नहीं होते जिससे वो संपर्क में आएगा। तो वैज्ञानिक वैसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और उन आंकड़ों में ही ये खेल उतार चढ़ाव का चल रहा है। जो खेल चल रहा है ऐसा कहना है। मैं डॉक्टर जयेश लेले जी के पास जा रहा हूं, और जयेश लेले जी की असहमतियां लगातार सार्वजनिक हुई सरकार के दावों के विपरीत। लेले साहब, आपसे जानना चाहता हूं, सरकार क्या वाकई एक गंभीर लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि सरकार तो अपनी उपलब्धि बताने में लग जाती है, थोड़े आंकड़े कम होते हैं, सरकार बताती है देखिए जंग हम जीतने जा रहे हैं। सिंधे साहब भी बोल रहे हैं जंग हम जीतेंगे, लेकिन बीच में तो आता है कि जंग बस जीत ही गए, और उसके बाद में जनता से कहते हैं आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं लाखों की सभाएं करने के लिए गली गली घूम रहे हैं। कोई बंगाल घूम रहा है, कोई असम घूम रहा है, कोई तमिलनाडु घूम रहा है।
तो बतौर चिकित्सक लेले साहब आप बताएं, कहां जाएं हम लोग? आज के तारीख में जो केसेस जो अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्च में हम लोग का यहाँ जैसे लास्ट ईयर भी लॉकआउट हो गया था जी उसके बाद में आज आप देखेंगे कि बीच में जुलाई अगस्त सितंबर ये जो 4-5 महीने थे वो बहुत केस बढ़ने लगे थे। उसके बाद में नवंबर दिसंबर से धीरे धीरे कम हो गए। जनवरी में जो केसेस एकदम कम हो गए थे। जी लेकिन ये जो तभी हम लोग भी यही सोच रहे थे कि एक साइड के वैज्ञानिक कह रहे थे कि दूसरा वेव आ सकता है और जी ये वेव आगे जाता है ऊपर जाता है, ये जो चालू ही रहेगा। लेकिन इसके बीच पे आप ध्यान में रखेंगे कि लोगों को इस तरह की भावना निर्माण करना कि ये पेंडेमिक हो गया है, एंडेमिक हो गया है, ये टोटल सरासर गलत है। तभी आईएमए ने प्रेस में एक रिलीज दिया था कि आप इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैक्सीन आएगा, वैक्सीन का सेकंड डोज आने के बाद में भी कम्युनिटी को आज जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हर्ड इम्यूनिटी आएंगी, तब तक वो आज हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए या तो 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए, उसी टाइम की उनके एंटीबॉडीज होनी चाहिए, या तो पेशेंट्स उतने बढ़ने चाहिए। तो ये मैं मानता हूं कि ये वैक्सीन का पेशेंट्स को होना, ये लगातार ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, बराबर है जी लेकिन फुल तरफ से 100% हम लोग अभी के हम लोग नहीं बोल सकेंगे कि केस आज बंद हो गए या केस बढ़ रहे हैं। आज देखेंगे जाएंगे तो आप दिन के दिन पे आज जो आप जनवरी में केसेस थे, फरवरी में एंड में थे, आज मार्च में एक महीने के पहले से आप फिगर देख लो, आज 10 टाइम्स उसके केसेस बढ़ रहे हैं। और उसका नतीजा रीजनिंग यही है कि लोगों की लापरवाही नंबर 1, नंबर 2 आज विश्वास दिलाना, झूठा विश्वास दिलाना कि आप अरे हम लोग जीत गए, ऐसा नहीं है। लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि हमको लापरवाही के साथ में मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन और बर्तावगी रखना और सोशल डिस्टेंसिंग। आज मैं देख रहा हूं कि सब जगह के आप कहीं भी रिपोर्ट ले दीजिए, ट्रेन चालू हो गई है, मॉल्स खुल गए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी जगह से कम हो गया है। लोग मास्क रखते हैं, नीचे रखते हैं, फुल फ्लेज मास्क रास्ते में कम्युनिटी के टाइम पे यूज नहीं हो रहा है और इसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम थोड़े से केसेस जो वायरस का, जैसे आज एक वायरस एक जंतु है उसमें बदलाव लाता है और उसमें संक्रमण में जो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, तो उसके लिए भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये चारों चीज जो है वो अफेक्ट कर रही है। इसके ऊपर हमको लगातार ध्यान देना पड़ेगा और लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई जीतने के लिए हमको टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम देने के लिए आज हम लेले साहब आपसे एक सवाल करना था बतौर चिकित्सक। सरकार ने नीति बनाई, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण के संदर्भ में, दूसरी पॉलिसी बनाई है 60 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उनको सभी को सरकार लगवाएगी, और दूसरा 45 से 60 के बीच में जो गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रसित होने लगेगी। आपसे भी जानने में दिलचस्पी है कि काम पे तो यंगस्टर्स ज्यादा जाते हैं, नौकरी पे, परिवार के पालन पोषण के लिए वो लोग जा रहे हैं, संक्रमण के खतरे उनके साथ में ज्यादा हैं। सरकार ने निजी की अस्पतालों को अलाउ कर ही दिया है कि आप 250 रुपए लीजिए और वैक्सीन लगा दीजिए। क्या समय नहीं आ गया है कि जिसको भी वैक्सीन लगवाना है उसे उपलब्ध कराया जाए? इसमें विलंब इन केसेस को बढ़ाने में मददगार होगा। आप 71 देशों को वैक्सीन दान कर चुके, दुनिया में वाहवाही हो चुकी। अब बेहतर हो देश को बचाने के लिए जो चाहे उसको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए, कार्यक्रम बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना जरूर चाहिए, क्योंकि आगे जाके वैसा होएगा भी। लेकिन आज अपना आप देखेंगे कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेथ और आज गंभीरता, वो कोमॉर्बिडिटी लोगों को जास्ती है। इसके लिए सरकार ने ये परिक्रम किया है कि 45 से 60 तक जिसको भी कोमॉर्बिडिटी है उनको लगाया जाए। और सेकंड स्टेज में हम लोग तो आईएमए के तरफ से, मैं जैसे बोल रहा हूं, हम लोग तो पहले दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 2 ऐसा मान रहे थे और मांग भी किया था हम लोगों ने गवर्नमेंट को। हमारी लेटर भी दिया है कि आप ओपन करो। आज जितना जल्दी ओपन करेंगे, जितना वैक्सीन बढ़ाएंगे, उतना वो हमको इम्यूनिटी में कम होने वाले के मदद होने वाली है। और दिन ब दिन सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसे देगी उतना वो कम्युनिटी को वैक्सीन पहुंचेगा। तो ये मैं मानता हूं कि सेकंड या थर्ड स्टेज में फुल्ली फ्लेज ओपन वैक्सीन कर दिया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और उसकी जरूर भी है। ये रिस्ट्रिक्शन वैक्सीन में देने का कोई मतलब नहीं है। वैक्सीन के ओपन कर दो
और जी। जितना लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं वो तो प्राइवेट जय में दे दो। ललित जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आम आदमी को उसकी इच्छा अनुसार वैक्सीन की उपलब्धता अब सुनिश्चित कराने का समय आ गया, सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन अग्रकर साहब, आपसे मेरे कुछ व्यवहारिक सवाल हैं जो इसके इलाज से जुड़े हुए हैं, फिर मैं मिश्रा साहब के साथ संवाद करूंगा। आपसे जानने में दिलचस्पी, अभी हमारे यहां पे भी खबर आई है कि एम्स का आईसीयू फुल हो गया। जानने में दिलचस्पी है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी गंभीरता का स्तर क्या है। पहले लोगों को कोरोना का लगते ही लगता था कि मैं अब दुनिया में बचूंगा ही नहीं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, इस प्रकार का एक भय का वातावरण था। आपसे जानना यह कि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं या इस समय जो संक्रमण की संख्या बढ़ी है उसकी गंभीरता का स्तर क्या है, लोग कितने ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं शारीरिक दृष्टि से, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद हिमांशु जी। जैसे डॉक्टर लेले ने कहा जी कि पहले ये केसेस का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया पिछले साल से, जो बिल्कुल लगभग वही ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखा था जी। और अगर हम देखें कि मार्च से जो धीरे धीरे केसेस बढ़ने लग गए, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जाके पीक आया, फिर नवंबर में लगभग स्टेबल हुआ, फिर जनवरी में केसेस डाउन थे, फिर पिछले कुछ अगर हम हफ्तों से देखें तो केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो शुरुआती दौर में भी ये देखा गया था कि एसिम्टोमेटिक मरीज कुछ भर्ती होते थे, लेकिन जब ये हो गया कि वो एसिम्टोमेटिक घर में भी रह सकते हैं तो घर में भी रहने लग गए और होम आइसोलेशन में रह रहे थे। अस्पतालों की जो स्पेशली जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जैसे एम्स या और भी जो बड़े अस्पताल होते हैं, यहाँ पे सिक पेशेंट के लिए ज्यादा सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि उनको आप इस तरह से ट्रायज करें कि सिक पेशेंट्स ऐसे अस्पतालों में आए, उनकी संख्या हमेशा हमारे यहाँ पे इनकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी बाकी अस्पतालों के कंपैरिजन में, क्योंकि इस तरह के फैसिलिटीज, इस तरह के आईसीयू, सुपर स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर हम पिछले नवंबर दिसंबर में भी देखें, सितंबर में भी, तो अगर हमारे पास 300-400 पेशेंट भर्ती रहते थे कोविड पॉजिटिव, तो उसमें से कम 50 से लेकर 100 पेशेंट बहुत गंभीर हालत में होते थे, जिसमें कम से कम 40-50 तो आईसीयू में, एचडीयू में रहते थे जी। आज की तारीख में घटने के बाद फिर 90 से 100 के बीच में मरीज हैं, उसमें से 20 से 30 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की आईसीयू की जरूरत पड़ती है जी। ये मेनली इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो रेफरल के मरीज होते हैं, अन्य अस्पतालों में उनका इलाज चलता होता है पहले भी, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, अक्सर कोई डायबिटीज, किडनी डिजीज या और किसी कोमॉर्बिडिटी के वे शिकार होते हैं, साथ में उनको कोविड होता है। तो नेचुरली है हमारे पास जो मरीज आते हैं वैसे भी थोड़े ज्यादा सिक होते हैं और उनको आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था नगरकर साहब, वो इस बात को लेकर था कि पहले जिस प्रकार के मरीज थे, जैसा भय का वातावरण था, अभी जो केसेस आ रहे हैं, क्या वो संक्रमण की दृष्टि से उतना ही प्रभावित कर रहे हैं लोगों को मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने के संदर्भ में, जिंदगी के जीवन मरण के संदर्भ में जूझते हुए हम देख रहे थे। अब जो केसेस आपके पास में आ रहे हैं या इस समय जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, इसकी गंभीरता को लेकर कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास में है जो आप साझा करना चाहें? जी हाँ, ठीक है। देखिए, गंभीर मरीज तो अभी भी आ रहे हैं। एक वक्त जो मोर्टेलिटीज हो रही थी हॉस्पिटल में, क्योंकि संख्या भी ज्यादा थी, उसके कंपैरिजन में मोर्टेलिटीज डेफिनेटली कम है, लेकिन सिक पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं। और शायद यही है कारण कि जो बहुत माइनर एलिमेंट्स वाले हैं वो बाहर इलाज करा रहे हैं। जो आते हैं, मान लीजिए 100 पेशेंट, उसमें से ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि वो रेफरल उनका इधर इस तरह का हो रहा है। लेकिन शायद डॉक्टर्स को भी अभी इनके इलाज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बेहतर पता है। मॉर्टेलिटी का दर घटा है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। मृत्यु दर घटी है, हालांकि हमारा आंकड़ा ये बताता है कि कल देश के संदर्भ में 120 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई, तो घटने के बाद भी 120 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। मिश्रा साहब, मैं आपके पास में आना चाहता हूं कुछ दावों के संदर्भ में। देश के स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है बल्कि चिकित्सक भी हैं, उनकी गरिमामयी मौजूदगी के अंतर्गत देश की एक सुप्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया कि कोरोना का इलाज के लिए हमारे द्वारा दवा खोज ली गई है। आप चिकित्सा जगत का एक जाना माना नाम है, आपसे जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के दावों के साथ में क्या इत्तेफाक रखा जाए? क्या लोगों को निश्चित हो जाना चाहिए बीमारी है, बीमारी का एक जायज इलाज भी है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत क्या है? सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो लोग घर से बाहर निकलना बंद थोड़ी कर देते हैं, गोली खा लेते हैं, इलाज कर लेते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या चिकित्सा जगत मान रहा है कि कोरोना का एक साइंटिफिक वैज्ञानिक इलाज खोजा जा चुका है और उसके तहत
अब मरीजों को ठीक होने को लेकर बहुत संशय नहीं होना है? डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जी प्रश्न आपने थोड़ा टेढ़ा पूछा है। जी मैं उसका सीधा उत्तर दूंगा जी कि कोविड का कोई इलाज नहीं है। जी ये 1 साल का अनुभव है सब लोगों का पूरी दुनिया में। जी और जितनी भी रैंडमाइज स्टडीज हुई हैं, किसी भी दवाई का कॉन्क्लूसिवली कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोविड को ठीक करने में मदद करती है। जी चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो फेविफ्लू हो, चाहे वो एक्सेप्ट क्रिटिकल पेशेंट्स में स्टेरॉइड का रोल सिग्निफिकेंट रहा है, जी उससे काफी लोगों की जान बची है। लेकिन माइल्ड डिजीज स्वतः ठीक हो जाती है। आप कुछ मत करिए तो भी ठीक हो जाएगी, आप कुछ करिए तो भी ठीक हो। जैसे जुकाम के लिए हम कहते हैं कि जुकाम 1 हफ्ते में होगा अगर दवाई ले लीजिए, और नहीं तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा अगर दवाई नहीं लेंगे। तो यही कोविड के लिए है। कोविड भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है, और जैसे सबने बताया, डॉक्टर लेले ने, डॉक्टर नगरकर ने, और आपको भी पता है कि कोमॉर्बिडिटीज वाले जो रोगी होते हैं उनमें गंभीरता होने की संभावना होती है, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाता है। और कुछ लोगों में वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो हम कहते हैं कि बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाती है एल्वियोलाई में, तो लंग कोलैप्स कर जाता है, एक्सपेंड नहीं करता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज खत्म हो जाता है। तो ये कोविड में दूसरे वायरस से भिन्न हम लोगों ने देखा, जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया भी नाम दिया गया। अब जहां तक महाराष्ट्र में अभी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कुछ बातें चिंताजनक है, कुछ बातें चिंताजनक नहीं भी है। जैसे इसके 3 मुख्य कारण हैं जिस वजह से अभी संक्रमण बढ़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो, केरला हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पे भी। उसका पहला कारण, जैसे सबने बताया, कि जो बचाव के उपाय हम सब कर रहे थे, वो बचाव के उपाय हम सब ने छोड़ दिए ये मान के कि केसेस की संख्या कम हो गई है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि कम होने के बाद भी वो 7,000 थी, 8,000 थी, 10,000 थी, 100 नहीं थी, 50 नहीं थी, 10 नहीं थी। 10 भी होती तो भी हम कह सकते थे चलो खत्म हो गया। तो 10,000 थी और ज्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता थी। दूसरा जो कारण इसमें रहा कि कोविड फैटीग जो लोगों में एक आया, उसकी वजह से। इसके अलावा कि म्यूटेंट वायरस बिल्कुल हो सकता है, ये जो नए इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, ये वायरस म्यूटेंट हो सकता है, ये बाहर से इंपोर्टेड भी हो सकता है, हमारा स्वदेशी भी हो सकता है, क्योंकि भारत में भी हमने 100 से ज्यादा म्यूटेशंस इस वायरस की देखी हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। तो एक ये कारण हो सकता है कि इन्फेक्शन थोड़ा सा जल्दी से फैला। तीसरा कारण हो सकता है कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए हो और उससे फिर ये फैला हो पूरे महाराष्ट्र में। जो अच्छी बात इसकी है कि हमें ये थोड़ा फर्क करना पड़ेगा इस वाले संक्रमण में, इन्फेक्शन वर्सेस डिजीज। इन्फेक्शन जरूर बढ़ा है, बीमारी उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे आपने डॉक्टर नगर से भी बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा था, पहले के मुकाबले अभी केसेस में क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए, ज्यादातर हॉस्पिटल्स अभी खाली हैं। एम्स की में जो कोविड केयर सेंटर है दिल्ली में, 35 मरीज हैं उसमें, जिसमें 200 मरीज होते थे, सिक पेशेंट्स होते थे। इसी प्रकार से मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे मुश्किल से अब तो उसको कोविड केयर का वो डेजिग्नेशन ही हटाया हुआ है उससे इस समय, तो मरीज दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। यूपी की बात मैं कर रहा हूं। और तो ये जो हमें समझना पड़ेगा कि अभी ये जो संक्रमण है, यूके में भी हमने ये देखा था जब म्यूटेंट वायरस आया था वहां पे साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, तो उसमें इन्फेक्शन तो जरूर ज्यादा फैल रहा था, लेकिन मॉर्टेलिटी उतनी नहीं थी और गंभीरता उतनी नहीं थी। अब इसमें ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये एसिम्प्टोमेटिक टाइप इन्फेक्शन हो रहा है जो पकड़ में आ रहा है, जिसकी वजह से नंबर बढ़ रहे हैं। देखना ये है अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कि जो आपका प्रश्न था कि क्या मरीजों की संख्या और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये देखने वाली बात है। और इसमें मुझे लगता है वैज्ञानिक भी लगे होंगे इनका जीनोमिक सीक्वेंस करने में, और जो वैक्सीन बना रहे हैं वो लोग भी इस पर काम कर रहे होंगे कि उसको देखें कि ये जो म्यूटेंट वायरसेस हैं
ये क्या हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन से काबू में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको इसी प्रकार से लेना चाहिए। लेकिन जो हम लोग बार बार, जो आप भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से भी, मीडिया ने भी, मैं कहूंगा, बीच में 2 हफ्ते 3 हफ्ते बिल्कुल लल कर लिया, अपने को चुप कर लिया, कोविड के लिए बिल्कुल चुप कर लिया, कोई बात नहीं कर रहा था कहीं पे भी। तो ये बात लोगों को लगी कि शायद कोविड वाकई में खत्म हो गया, क्योंकि सभी लोग चुप हो गए इसमें। तो ये एक जरूर कारण रहा और इसीलिए लोग ये मानने लगे और अच्छे खासे हमारे डॉक्टर्स मानने लगे कि कोविड खत्म हो गया। और फिर से मास्क उतार के फिर से वो चाय पी रहे हैं साथ बैठ के, और ये सब होने लगा। लेकिन मैं बार बार सबसे यही कह रहा था, अपने जहां मैं जाता हूं हॉस्पिटल में, वहां भी, कि देखिए अभी हमें ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है, और जो हम बचाव के उपाय कर रहे थे अब तक, वो अभी करते रहने हैं। शायद इस साल के अंत तक हमें करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक अभी सेकेंड वीक कह ले, थर्ड वीक कह ले, फिर कम हो जाएगा, फिर आ सकता है। अगर हम नहीं अपना बचाव करेंगे तो ये फिर से हो सकता है। तो ये फिर से हो सकता है, ऐसा मिश्रा साहब का कहना है। मिश्रा साहब, एक सवाल और आपके पूछने के लिए मेरे पास है। आपने अपनी जिंदगी के तकरीबन 5 दशक इस पेशे में ही लगा दिए हैं, बतौर छात्र और बतौर डॉक्टर कार्य करते हुए। हमारे देश के सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो लगातार ये बता रहे हैं कि देश कितनी मजबूत लड़ाई इस कोरोना के खिलाफ लड़ा रहा है, उसमें उन्होंने बताया कि अभी 2 वैक्सीन हमारे पास है, दोनों बहुत प्रभावी हैं, और कुछ ही समय में हमारे पास में 6 वैक्सीन होंगी। समय से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी देखा है। हमें वैक्सीनों कितनी प्रकार की है, इस उपलब्धि पर जाने की जरूरत है इस समय, या हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ताली किस में ज्यादा बजेगी? वैक्सीन कितने प्रकार की है, इस पर ताली ज्यादा जोर से बजेगी, या वैक्सीन हम कितने लोगों को पास पहुंचा पाए इस पर बजेगी? क्या जरूरत है देश की? बतौर चिकित्सक थोड़ा रोशनी डालेंगे। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मेरे ख्याल से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कहा है, वो उनका मतलब यही है जो आप पूछ रहे हैं जी, कि हमारे पास विल हैव ए मोर बुके ऑफ वैक्सीन इन फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर। लाइक अप्रैल में कैडिला की जो डीएनए वैक्सीन है वो आने वाली है, जी, स्पुतनिक आने वाली है, और 1-2 वैक्सीन आने वाली हैं। तो फाइजर ने भी फिर से यहाँ पे अप्लाई किया है परमिशन के लिए। उसका उनका तात्पर्य उसका यही है कि हमारे पास जितनी अधिक मात्रा में वैक्सीन, जितनी संख्या में होंगी, उनकी मात्रा भी बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में। तो ये बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है कि हमें वैक्सीन की डोजेस भी चाहिए, और अगर जितने ज्यादा, अब जैसे यूएसए में जॉनसन की एक इंजेक्शन वाली वैक्सीन अप्रूव हो गई है जी, वो भी लगना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे पास 2 है, कैडिला की आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे को जो 30 करोड़ 40 करोड़ की जनसंख्या को कवर करना है वैक्सीनेशन ड्राइव से, तो वो और जल्दी हो सकेगा अगर वैक्सीन हमारे पास ज्यादा उपलब्ध होंगी। और जो आपका एक सवाल था कि क्यों ना हम बाकी लोगों के लिए भी इसको वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान को खोल दें, तो मैं समझता हूं कि जो समिति इसको ओवरसी कर रही है सारे प्रोग्राम को, वो बिल्कुल इस बात को चर्चा में ला रहे होंगे कि क्या हमें वैक्सीन स्ट्रेटेजी फिर से बदलने की जरूरत है। और हो सकता है वो जल्दी ही इस बात पर निर्णय कर ले कि बाकी लोग भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके लगवा सकते हैं, यंग लोग भी लगवा सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता तो हमें है 70 से 80% हमारी अगर जनसंख्या वैक्सीनेट हो जाए सितंबर अक्टूबर तक, तो इस पैंडेमिक से हमें निजात पाने में बहुत इसमें मदद मिलेगी। मैं वापस सिंधु साहब आपके पास लौटता हूं और उस सवाल से ही शुरू करता हूं जो मैं मिश्रा साहब से कर रहा था, और जानने में दिलचस्पी है कि कोरोना वैक्सीन हमारे पास कितने प्रकार की, ये बड़ी बात है, या कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है, ये बड़ी बात है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या कोशिश सरकार के स्तर पर इस बात की हो रही है वैक्सीन और कंपनियों के पास भी ये फॉर्मूला देकर सप्लाई बढ़वाई जाए, बजाय इसके कि वो कंपनी इस बात का इंतजार करें कि हम अपनी ही वैक्सीन मार्केट में लेकर आएंगे। क्या इस दिशा में कोई बातचीत हो रही है? हो गया, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क में हैं, और दूसरा जो मिश्रा साहब ने कहा कि समिति विचार कर रही होगी सभी लोगों को वैक्सीन के संदर्भ में, इस दिशा में कोई जानकारी आपके पास साझा करने के लिए है हमारे साथ? इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई थे, 200 से ऊपर थे, और उनमें सफलतापूर्वक जिन लोगों ने
ट्रायल्स, फेज 3 ट्रायल्स पूरे किए और डाटा उन लोगों को अप्रूव हुआ इत्यादि, उस प्रक्रिया से जो गुजरे वो संख्या में सीमित है। अभी शायद 6 होंगे, 8 होंगे। और अमूमन ये भी देखा गया है कि हर वैक्सीन को किसी न किसी ने, चाहे रिसर्च बाबत हो या कहीं ना कहीं से बैक भी किया है, चाहे फाइनेंशियली हो या दूसरे तौर पे हो, तो उनकी वो सीमाएं हो जाती है। फाइजर के साथ हो सकता है टेम्परेचर स्टोरेज की एक सीमा हो गई। एस्ट्राजेनिका जो कैम्ब्रिज वाली है, कोविशील्ड के नाम पे जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आर्थिक रूप से कम संपन्न देशों के लिए सस्ते रेट पे उपलब्ध कराने के विकल्प के रूप में विकसित हुई होगी। तो उसके अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीमेंट हुए होंगे। जो आपका सवाल है वो मूल वही है कि क्या हमको संख्या वैक्सीनों की या मात्रा वैक्सीनों की, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। और उतार चढ़ाव जैसे भी आएंगे संक्रमण के दर के, हल अंततः वही है। क्योंकि जैसा मिश्रा जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दवाई अभी तक उसके अलावा नहीं है। वैक्सीन एकमात्र विकल्प अभी तक सामने आया है जो हमारे बदन में कोरोना को आने से रोक सकता है, विपरीत प्रभाव डालने से रोक सकता है। ये भी अभी शोध चल रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे बदन को तो बचा सकता है वैक्सीनेशन, लेकिन हम कोरोना के कैरियर में दूसरे को संक्रमित फिर भी कर सकते हैं। एक शोध चल रहा है जो मास्क इत्यादि है, ये वैक्सीनेशन से ना तो बंद होने वाला है ना बंद होना चाहिए। तो बड़ी एक और भूल कि हमने वैक्सीन लगा ली और उस दिन से ही लोग मास्क इत्यादि डाउन कर दे रहे हैं। हालांकि सबने कहा कि 42 दिन बाद ही, सेकेंड डोज आने के बाद ही, बायोटेक भी नेजल ड्रॉप विकसित कर रहा था जो सिंगल शॉट हो सकता है, जैसा जॉनसन एंड जॉनसन की बात आई। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है, रिसर्च चल रहा है और उसके विकल्प भी सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम कैसे वैक्सीनेट कर सकते हैं, और उनमें अगर उतनी वैक्सीन है कि हम सारी सीमाएं हटा दें कि किसको लगना है, जिनमें शोध हुआ, अभी बच्चों में नहीं हुआ, या लैक्टेटिंग मदर्स वगैरह के भी अब जानकारी आने लगी है कि इस हद तक सेफ है, दिया भी जा सकता है इत्यादि। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाने की स्थिति में हम पहुंच सके, वरना अभी जो संख्या वैक्सीनेशन की है इस रफ्तार से चलेंगे तो टारगेटेड ग्रुप को ही हम 3 महीने 4 महीने में, या हो सकता है 6 महीने लग जाएंगे करने में। बाकी देश तो इंतजार कर रहा है। इन्हीं को इस रफ्तार से करेंगे तो हम 4 महीने में भी टारगेटेड ग्रुप को भी कवर नहीं कर पाएंगे। मेरा एक और सवाल आपसे, जो एक भय का वातावरण बना हुआ है, वो कोरोना की रफ्तार ने कई व्यापारियों को, जो दैनिक वेतनभोगी किस्म के लोग हैं, रोज काम पर जाते हैं, कमाकर आते हैं, उनमें एक भय आ रहा है कि क्या देश वापस लॉकडाउन की ओर जाएगा। क्योंकि 19 मार्च को पिछले साल देश के प्रधानमंत्री ने स्वस्फूर्त जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा। 24 मार्च 2020 को 21 दिन के लिए लॉकडाउन पहली बार घोषित हुआ। उस समय देश में केवल 500 कोरोना केसेस थे कुल। पहला कोरोना केस 30 जनवरी 2020 को आइडेंटिफाई किया था वुहान से, जो एक छात्र आया था, और उस तकरीबन 1.5-2 महीने की अवधि में 500 केसेस कुल जमा इकट्ठे हुए थे, तो देश लॉकडाउन में चला गया था। आज हम तकरीबन लॉकडाउन की बरसी मनाने की जब दौर में आ रहे हैं तो 25,000-27,000 केसेस आ रहे हैं। हर सरकार यह बताती हुई घूम रही है कि नहीं हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, महाराष्ट्र को छोड़कर। आपसे जानना चाहते हैं किस दिशा में जाएगा देश, किस दिशा में जाएगा प्रदेश? देश ने भी और दुनिया ने भी लॉकडाउन के विकल्प को, इसके कारगरता को, इसके प्रभाव को देख लिया है और अलग अलग देशों ने अलग अलग क्रियाएं अपनाई हैं। कुछ देश हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन किया, चाइना उसमें से कह सकते हैं, भारत उसमें से कह सकते हैं, शायद अमेरिका में कुछ हद तक हुआ हो, हालांकि वहां तो अलग प्रकार की बातें रहती हैं। और कुछ ऐसे देश रहे जिनने लगाया ही नहीं लॉकडाउन, कुछ ऐसे देश रहे जिन्होंने लगाया, आंशिक लगाया, कुछ समय के लिए लगाया इत्यादि। ये सब का अनुभव ये कहता है कि लॉकडाउन से कोरोना जाने वाला नहीं है, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा आप लॉकडाउन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये निर्णय या एक
वैज्ञानिक परीक्षण के बाद भी हम इस बात को अगर समझ सके हैं कि ये हल नहीं है, तो लॉकडाउन के लिए आपात स्थिति को छोड़ के विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए। और हम अगर अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकेंगे जब तक वैक्सीन का प्रभाव हम तक ना पहुंच जाए। 42 दिन वैक्सीन लगने के बाद, कम से कम आज के दिन कम से कम 42 दिन बाद वैक्सीनेशन के। ये आप पहले डोज के संदर्भ में कह रहे हैं या दूसरे डोज के बाद 42 दिन की अवधि बता रहे हैं? पहले डोज के, सेकेंड डोज के बाद 42 दिन। ऐसे तो अब और भी बातें आ रही हैं कि फर्स्ट डोज के कितने दिन बाद सेकेंड डोज लेनी चाहिए, पर फिलहाल हम ये माने कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए 28 दिन 4 हफ्ते और उसके बाद 2 हफ्ते दूसरे डोज के बाद आपको 42 दिन बाद बीतने के इम्यूनिटी के लक्षण आप में दिखने चाहिए। वो भी एफिकेसी कितनी है, 100 में 70 लोगों को या 80 लोगों को, या जो भी परिणाम आएंगे। लीला साहब, मैं आपके पास आता हूं इन दावों के संदर्भ में। ये वैक्सीन की कंपनियां कहीं अपनी इज्जत बचाने का काम तो नहीं कर रही हैं जो इस प्रकार के दावे कर देती हैं? क्योंकि लोग बता रहे मैंने वैक्सीन लगवाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज साहब, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, कुछ दिन बाद ही संक्रमित हो गए। तो लोगों ने कहा ये तो पहला डोज था इसलिए ऐसा हुआ। दूसरे डोज के बाद अब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बतौर चिकित्सक आपसे जानना है कितने भरोसे के साथ रहें वैक्सीन लगने के बाद हम लोग? कंपनियां ऐसे ही दिन बढ़ाती जाएंगी, हम अपने आप को जोखिम में डालते जाएंगे। सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पर हैं? नहीं, आज डॉक्टर्स के आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंडिविजुअल में देखा गया है। जैसे हमने काफी वैक्सीन पहला लगवाने के बाद में 3 हफ्ते के बाद में हमने एंटीबॉडीज टेस्टिंग किया था, उसका भी रिपोर्ट तैयार हो रहा है। 1 महीने के बाद में, शुरू में लोग सोचे थे कि 1 महीने के बाद वैक्सीन ले लो, लेकिन कहीं के से लैंसेट का रिपोर्ट आया गया कि आप थोड़ा सा लेट ले लो, 2 हफ्ते से और लेट करो तो इम्यूनिटी का वो बूस्टर डोज तरीके काम करेगा। और काफी जैसे मेरे कोई 2 डॉक्टर फ्रेंड्स ने 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी उसका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बहुत कम थी है, मतलब उसके एंटीबॉडीज बढ़ी नहीं है। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है, क्योंकि वो कंपनीज कुछ मार्केटिंग गिमिक नहीं है। लेकिन ये जैसे वैक्सीन का एक नया वैक्सीन आया है तो नया वैक्सीन के ऊपर जैसे हम लोग टेस्टिंग मानेंगे, एंटीबॉडी टेस्टिंग के ऊपर महत्व देंगे, एंटीबॉडीज का रेगुलराइज जो एंटीबॉडीज जब भी देखने में आएगी कि एंटीबॉडीज अच्छा हो रहा है, तभी वो लोग बोलेंगे कि भाई 42 डेज है या 60 डेज है। लेकिन मैं वैक्सीन लगवाने के बाद में हम लोग, जैसे मेरे कितने मरीजों ने जो 60 की उम्र के ऊपर है, 50 की उम्र के कोमॉर्बिडिटीज है, उनको मैं 3 चीज बोलता हूं, वही है कि सैनिटाइजेशन रखो। वैक्सीन लगवाने के बाद में उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% इम्यूनिटी मिल गई है, क्योंकि आज आप देखने को जाएंगे तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लेना पड़ता है। तो इसका वैक्सीन का हम लोग को 1 साल के बाद में ही जास्ती मालूम पड़ेगा कि इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो गई है, उसका प्रोटेक्शन कितना है, एंटीबॉडीज कितना है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन रहने वाला है पर्सन टू पर्सन। और जनरल जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिटाइजेशन रखो, मास्क रखो और दूर रखना, ये 3 चीज के साथ में ही ये वैक्सीन काम करेगा। हर्ड इम्यूनिटी को जब भी हम जाएंगे इसे सरल शब्दों में अगर कहें तो ऐसे मान सकते हैं कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहां गोलियां चल रही हैं आप उनके बीच में खड़े होकर आजमाइश करो कि जैकेट कितना काम कर रही है। वैक्सीन लगी है, भरोसा रख सकते हैं, लेकिन अभी उसके रिसर्च के कई नतीजा नहीं है। लेकिन एक और सवाल ले साहब आपसे करूंगा, फिर नागरकर साहब के पास चलूंगा। सभी एक राय होकर बोल रहे हैं, मिश्रा साहब जैसे गंभीर व्यक्ति ने भी ये कहा है कि कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं है। अब 2 सवाल इसके संदर्भ में है, जब डॉक्टर के पास इलाज नहीं है तो ये कहते क्यों है कि जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाएं? एक तरफ कह रहे हैं इलाज नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं क्यों? पहला सवाल ये उठता है आदमी के जहन में। और दूसरा जानना यह कि जब इलाज नहीं है तो ये निजी अस्पतालों के लाखों रुपए के जो बिल आ रहे हैं ये किस बात के आ रहे हैं? क्या इसके संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टर्स की देश की सबसे बड़ी संस्था है, सम्मानीय संस्था है, कुछ इस विषय में भी विचार कर रही है या सरकार के बयानों के संदर्भ में केवल प्रतिक्रिया दे रही है? 2 विनम्र सवाल आपसे। जी ले साहब। नहीं, आज सरकार के तरफ जो आईएमए ने जो बहुत ही 2 चीज मुद्दे हमने बोले थे कि जब जैसे मंत्री जी ने बोला था कि ये वैक्सीन का पेंडेमिक हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आईएमए गवर्नमेंट के साथ में टीका लगवाने के लिए भी था
और जैसे आज आगे जाके भी आईएमए लोगों को प्रमोट कर रहा है कि आप वैक्सीन ले लो, लेकिन वैक्सीन के लेने के साथ में जैसे मैंने बताया कि आप दूरियां रखो। तो ये जो चीज जो बोले हैं कि हम लोग जैसे खाली विधान के ऊपर नहीं है, तभी भी हम लोगों ने बोले थे कि आज देखो आज केसेस बढ़ेंगे और आज केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी भी मैं मानता हूं कि और 8 से 10 दिन केसेस तो बढ़ने वाले हैं, उसके बाद में ये कम होने लेकिन साहब मेरे सवालों पर एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मेरा पहला सवाल यह है बतौर चिकित्सक आपसे कि जब इलाज है ही नहीं तो लोग डॉक्टर के पास जाए क्यों? ये एक जहन में आता है कि डॉक्टरों के पास जब कह रहे हैं कि कोरोना का कोई इलाज है ही नहीं तो जाना क्यों? इसका कोई उत्तर आपके पास? एक और दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी, जब इलाज नहीं है तो जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं और उसके परिजनों को जो लाखों के बिल पकड़ाए जा रहे हैं अस्पतालों के द्वारा, उसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। निजी चिकित्सालयों के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, इसके बहुत उदाहरण हमारे पास में हैं। क्या सोचते हैं आप? क्या सोचता है आपका संगठन इन दोनों विषयों के अंदर? आज जो मैं बोल रहा हूं कि आप जो बोलते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, बराबर है। इन्फ्लुएंजा का भी कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है। कोरोना का डायरेक्ट वायरल एंटीवायरल जो फेबी फ्लू हो या लेकिन स्टेरॉइड का हो, लेकिन पेशेंट को मैं अगेन वही बोल रहा हूं कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के ऊपर पेशेंट का कितने दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए, उसको घर में ट्रीटमेंट देना चाहिए या हॉस्पिटल में 5 दिन के बाद में घर जा सकेगा या आईसीयू में जाएगा, वेंटिलेटर के ऊपर जाएगा। ये जो सीरीज ऑफ इफेक्ट जो है वो पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ रहा है। इसके लिए कोरोना का इलाज नहीं है। इस तरह से हम लोग बैठेंगे कि नहीं नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, तो ये गलत रहेगा। वो उसको ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की इम्यूनिटी देख के दी जाएगी, नंबर 1। तो कोरोना का इलाज है मतलब इम्यूनिटी से लेके उसका रिस्पॉन्स से लेके उसका रिकवरी तो हो रहा है। तो इसके लिए जो बिल जो बढ़ रहे हैं वो अगर वेंटिलेटर पे जाता है तो उसके बिल बढ़ते हैं, या आईसीयू में रखा जाता है तो उसके बिल बढ़ते हैं। नॉर्मल जो अगर खाली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में भी जैसे होम आइसोलेशन पे भी रिकवरी हो रहा है, तो वो जैसे पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर है, उसका बॉडी का पेशेंट टू पेशेंट निर्भर कर रहा है और उसके अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं। कि सिंधे साहब, मैं माफी चाहूंगा, बीच में हस्तक्षेप के लिए आपकी जरूरत है। मुझे इस बात की बहुत शिकायत रही है, आप तो जन नेता हैं, आपके पास में भी आई होगी, कि लोग अस्पताल में पहुंच क्या नहीं गए। लोगों ने लॉकडाउन में हुए नुकसान की पूरी भरपाई उन मरीजों से ही कराने की कोशिश कर ली, ऐसी शिकायतें मिली। कैसे तय करेगा मरीज कि उसको वेंटिलेटर की जरूरत है कि नहीं है? उसको जो दवाइयों के संदर्भ में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, नहीं लगाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन ब्लैक की कीमत पर लोगों को लगे हैं। अभी मिश्रा साहब बता रहे थे उसके संदर्भ में कोई ऐसा दस्तावेज सबूत नहीं मिल रहे हैं कि वो प्रभावी है। थोड़ा रोशनी डालेंगे, लोग कैसे बचाएं अपने आप को, और सरकार कुछ कर देगी? इसमें जिस बात पे पूरी आपत्ति है बिना लाग लिहाज के जी, वो बड़ी राशियां ले लेना जी, जो अनैतिक हैं और गलत हैं। ये चाहे आईएमए हो, चाहे सरकार हो, चाहे नागरिक हो, चाहे डॉक्टर्स हो, ये अपने जहन और अपने नियंत्रण की बात में जितना हम कर सके ये होना चाहिए कि ये जिसको लूट कहा जाए, ये दबाव में लूट अगर हो रहा है तो ये निंदनीय भी है। उनसे जिनको हम भगवान का स्वरूप देते हैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, जहां तक इलाज की बात है कि हम डॉक्टर के पास ही ना जाएं, इस बीमारी के बारे में मैं क्या समझा कि ये आपके फेफड़ों को सीधे तौर पे प्रभावित करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधे तौर पे, हार्ट बाद में जाए, दूसरे अंग पे बाद में जाए। तो अगर आपको इसके प्रभाव को रोकना है तो क्या एक विकल्प, दवाई लीजिएगा तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाइएगा, नहीं लीजिएगा तो 7 दिन में ठीक हो जाइएगा। दूसरा, कोरोना के संबंध में अगर इसका डायरेक्ट इलाज नहीं है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? हम पेशेंट को समय देते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम, आखिर अगर दवाई नहीं है तो कौन लड़ रहा है कोरोना से? हमारी प्राकृतिक जो ढांचा है, हमारा जो बदन है वो लड़ रहा है कोरोना से। तो उसको हम अगर कोई भी दवाई देते हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टैमीफ्लू हो, चाहे फेबी फ्लू हो, चाहे आइवरमेक्टिन हो, चाहे और दवाइयां हो, चाहे हम स्टेरॉइड्स के ऊपर भी आ जाएं, ये हमको क्या देते हैं? ये पेशेंट को समय देते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम अंततः, क्योंकि इलाज तो नहीं है, मरने के लिए छोड़ना और उसको समय देना कि उससे निकल जाए। आप पहले तो होम आइसोलेशन की बात करते हैं, फिर आप आइसोलेशन क्वारंटीन की बात करते हैं, फिर आइसोलेशन सेंटर की बात करते हैं, फिर
एचडीयू की बात करते हैं, फिर आईसीयू की बात करते हैं जी। और आईसीयू में भी वेंटिलेटर पे लाने के पहले छोटे वेंटिलेटर पे रखने की बात करते हैं। तो ये क्रम में हमको क्या देता है जी, मानव को? वो समय देता है कि उसका सिस्टम, अगर दवाई नहीं है तो जो दवाई है टॉनिक के रूप में काम करे, सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करे और उसको समय मिल जाए कि वो ठीक हो जाए। ये मैं कोरोना के बारे में समझ सका। तो एक उस तरीके से लाखों रुपए लेना, ये अगर कोई सामाजिक दंड हो सके तो बड़ा दंड होना चाहिए, दूसरा दंड हो सके तो वो दंड होना चाहिए, ये बहुत गलत सुनने में आया। और दूसरा कि कोई भी इलाज नहीं है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना, ये एक और बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सिंघदेव साहब कह रहे हैं। एक तो कि अगर इस आपदा में भी जिन्होंने लूट की संभावनाओं को देखा है तो उसकी सार्वजनिक भर्त्सना होनी चाहिए, सामाजिक बहिष्कार की भी नौबत आए तो उस विकल्प को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकता। सरकार जो कर रही है, पर हम सब भी जागरूक नागरिक होने के नाते इस दिशा में सचेत रहें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर के पास ना जाना कोई विकल्प नहीं, क्योंकि कोरोना का इलाज हो ना हो, पर कोरोना से लड़ने लायक शरीर रहे, इसकी व्यवस्था तो अभी चिकित्सा जगत के पास है, डॉक्टर के पास में है ऐसा कुछ करने का जो आपको लड़वा सकता है। तो नागरकर साहब, आपके पास वापस लौटता हूं और जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, बीच में केसेस कम हो रहे थे तो इसलिए सेंटर्स भी बंद कर दिए थे सरकार ने, कई कोविड सेंटर बंद कर दिए। जैसे मिश्रा साहब भी अभी बता रहे थे कि वो जिस अस्पताल से जुड़े हुए हैं वहां पर भी कोविड के संदर्भ में हटा लिया गया। अब बदलती परिस्थितियों में बतौर एम्स डायरेक्टर, क्या आपको लग रहा है कि हमें नए सिरे से अपनी क्षमताओं को व्यवस्थित करने की जरूरत है, या अभी इंतजार करने की जरूरत है, अभी जितना है उतने में काम चल जाएगा? देखिए, ये पहले से पता था हिमांशु जी की ये केसेस, अभी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है जी। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अन्य वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जहां पे पहले केसेस घटे, चाहे वो हम फ्रांस की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, नीदरलैंड्स की, घटने के बाद केसेस वापस बढ़े और वहां पे फाइनली उनको दोबारा तिबारा भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि मल्टीपल वेव्स इस वायरस की आती है जी। और ये हमेशा से सचेत किया गया था कि अभी ये लड़ाई लंबी है जी। और हम लोग अभी इस प्रोसेस में जरूर हैं कि केसेस घटे थे और वैक्सीनेशन भी आ गई जी। मगर ठीक है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है उनके लिए जो हजारों बेड्स की जो जरूरत पड़ती थी उनकी शायद अब नहीं नीड है, मगर डेफिनेटली उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे सर ने बोला, सिंघदेव सर ने, कि केसेस ऐसे नहीं कि उनको घर पे ही इलाज किया जाए। जो पेशेंट एल्डरली है, कोमॉर्बिड है, आपको उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है डायबिटीज, आप शुगर जब स्टीरॉइड देते हैं तो शुगर का लेवल बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स को कंट्रोल करने हैं। कुछ पेशेंट्स को रीनल डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो सिक पेशेंट्स को डेफिनेटली ये इलाज होने के बाद इसमें से वो बाहर निकले हैं, ये खुशी की बात है। क्या ये बात सही है कि जो माइल्ड केसेस या एसिम्प्टोमेटिक केसेस को इवन हार्डली किसी ट्रीटमेंट के भी वो ठीक हो जा रहे हैं? बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनको कोविड हुआ कब और उससे वो बाहर भी निकल आए हैं। वो भी एक पार्ट है जो कि हर्ड इम्यूनिटी को में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटी है या इनका जिनको ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिर रहा है, जो जिनको डेफिनेटली हम ARDS का जो पिक्चर कहते हैं, कोविड न्यूमोनाइटिस, इनको तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और सर ने जैसे बोला, ऑक्सीजन की भी देने की प्रक्रिया है, चाहे खाली आप नेजल प्रॉन्ग से दे रहे, मास्क से दे रहे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर से दे रहे, या फाइनली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो ये सब अलग अलग तरह के जो सिचुएशंस हैं जो कि डॉक्टर्स अपने हिसाब से उस पेशेंट का इलाज करते हैं। बहुत माइल्ड केसेस को घर में रह करके प्रॉपर मॉनिटरिंग उनकी होती रहे, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया बनी हुई है, सैचुरेशन चेक करते रहे और जरूरत पड़ने पर इनको ऐसे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकता है। नागर साहब, एक सवाल आपसे और जानना है, ये आपके जितने अस्पताल हैं, जितने भी, ये कहीं कोरोना के हॉटस्पॉट में तो तब्दील नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पहले जब कोरोना के केसेस के संदर्भ में अतिरिक्त सचेत थे तो अस्पताल भी बड़े ध्यान रख रहे थे इस बात का कि कोरोना के मरीज बिल्कुल अलग रहें, कोरोना के मरीजों के संदर्भ में कोई और उनके साथ में ना आए, संक्रमण रुके। अभी तो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लोग कहीं भी आ जा रहे हैं। क्या अस्पतालों में जो भीड़ दोबारा से शुरू हुई है वो भी तो एक कारण नहीं है जो कोरोना के संदर्भ में केसेस बढ़ रहे हैं? कुछ इस नजरिए से विचार किया है? जहां तक सर ये केसेस की बात होती है तो
तो ये जहां तक इन केसेस की बात होती है तो ये बात तो सही है कि हमको संक्रमण रोकने के लिए अभी भी वो डिस्टेंसिंग का पालन जैसे बाहर करते तो हॉस्पिटल में भी वो जो वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, चाहे वो मास्क पहनना है या पीपी किट्स पहनना है, और जो नॉन कोविड वालों को अलग रखना, उसके एंट्री एग्जिट वर्सेस कोविड को अलग रखना है, वो तो मेरे ख्याल से ये तो केयर आगे भी हमको लेती रहनी पड़ेगी। और क्योंकि नॉन कोविड के भी पेशेंट्स का इलाज होना जरूरी है, हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो सेग्रीगेशन है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जैसे कि आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि वो दूरी रखे। हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड के मरीजों को सेग्रीगेट करना, उनका एंट्री एग्जिट अलग रखना, ये आगे भी जरूरत आएगी इसकी आगे भी जरूरत आएगी। मैं मिश्रा साहब आपके पास वापस लौट रहा हूं और 2-3 संजीदा सवालों के संदर्भ में आपकी विशेषज्ञता का लाभ इस कार्यक्रम में लेना चाहता हूं। पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, इसके संदर्भ में चिकित्सा जगत क्या राय रख रहा है? सेकेंड वेव क्या हिंदुस्तान में आ गई है या अभी सेकेंड वेव घोषित करने के संदर्भ में हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसी अनुसार कदम उठाए जाएंगे, उसी अनुसार एहतियातन क्या कुछ किया जाना है सरकार तय करेगी? किस नजरिए के साथ देखा रहा है चिकित्सा जगत इस विषय को? देखिए, इसमें क्राउड कंट्रोल वुड बी क्रिटिकल एलिमेंट जी, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू और शुड डू, एंड ऑल्सो पब्लिक हैज टू कोऑपरेट। लोगों को सहयोग देना पड़ेगा इसमें। जैसे डॉक्टर नगरकर ने भी कहा, अब हॉस्पिटल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ओपीडी शुरू हो गई है, भीड़ बढ़ गई है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, स्कूल्स कॉलेज खुल गए हैं, मॉल्स मार्केट सब जगह नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है, कोई प्रिवेंशन का कहीं पे देखने में नहीं आ रहा। इलेक्शन रैलीज भी हो रही हैं, हम सब ने देखा है जी। बात सारी ये है कि देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि भारत को एक बहुत बड़ा लाभ इस बात का मिला है कि हमारी जो जनसंख्या है यंग है जी, और इसका लाभ हमें मिलता रहेगा, आगे भी मिलेगा इसका। और आप ये समझिए, मेरा जब मैंने ये कहा कि कोविड का कोई इलाज नहीं है, मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाए, हॉस्पिटल में भर्ती ना हो, जिनको आईसीयू की आवश्यकता है वो आईसीयू में नहीं जाए। लेकिन बात सारी ये कि 100 में से 90 मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। बुखार है तो उसकी दवाई ले ली, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो उसके लिए काढ़ा पी लिया, या जो भी आपने गार्गल कर लिए, क्रोसिन की गोली खा ली, और लोगों ने जो क्लोरोक्विन का भी बहुत उपयोग किया है, आइवरमेक्टिन का भी किया है। अब उसका लेकिन कोई एविडेंस नहीं आया है कि इसका कोई लाभ होता है, मतलब कोई इफेक्ट होता है कोविड वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ। दैट इज व्हाट इट मेंट। अच्छा, जो 90 मरीज वैसे ठीक हो गए, 7-8 मरीज ऑक्सीजन से ठीक हो जाते हैं, 1-2% को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है आईसीयू में, बहुत कम पेशेंट्स को, और ये लगभग आंकड़ा सब जगह इसी तरह का रहा है जी। तो क्राउड कंट्रोल तो बिल्कुल आवश्यक है अभी, अगर हमें, और ये जो बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जाता है, वो फिर से आप लोगों के माध्यम से भी इसको पूरी तौर से इसको हमको सबको उजागर करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, और लोग करें जो बीच में कर रहे थे बहुत सारे लोग, और इसीलिए संक्रमण आपने मुझे सारी बात कही, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए, जैसे आपने विस्तार से बताया, लेकिन मूल प्रश्न जो था उसका उत्तर आपने देना नहीं चाहा। मेरा सवाल यह था कि क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है? चिकित्सा जगत वर्तमान में जिस प्रकार से प्रकरण बढ़े हैं, इसको घोषित करने की स्थिति में या इंतजार करने की स्थिति में, ये एक सवाल था जिसका समाधान शायद आपसे संभव है। घोषणा की बात है, आपको भी पता है, जब सब लोग ये कह रहे थे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है जी, हम सब कह रहे थे कि हो गया है, लेकिन इसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई फाइनली जी। तो ये सेकंड वेव, इसको माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, केस तो बढ़ रहे हैं, तो मानना ही उचित रहेगा कि हाँ भाई सेकंड वेव है ये, और ये म्यूटेंट वायरस से है तो भी उसको कंट्रोल करना है, ये ओरिजिनल वायरस से है तो भी कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के तरीके वही है जो 1 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई अलग से कोई नया उपाय नहीं है उसके लिए। अच्छी बात यह है कि उसी अनुपात में गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ा फर्क है, अभी डिजीज थोड़ी मॉडिफाइड है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन लोग अगर लापरवाही न करें तो उनके लिए भी ये बिल्कुल
बहुत अच्छा रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो बेस्ट एविडेंस आया है, मास्क कवरिंग ऑफ द फेस हैज कम आउट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि इट प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो मिश्रा साहब का मानना है कि इसे सेकंड वेव मानते हुए अगर व्यवहार करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम ले पाएंगे। एक आखिरी सवाल मिश्रा साहब आपसे है, फिर मैं आखिरी बातचीत के लिए सिंहदेव साहब के पास जाना चाहूंगा और आपसे जानने में दिलचस्पी है कि इस कोरोना वायरस के संदर्भ में जो वैक्सीन 10-10 साल में भी तैयार नहीं हो पाती थी, वो देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने करिश्मा करते हुए साल भर के अंदर तैयार करके व्यवहार रूप में इस्तेमाल में भी लाकर दे दी। लेकिन इस कोरोना को खत्म करने के लिए दवाई खोज पाने में अभी तक नाकाम है। इस संदर्भ में मिश्रा साहब विचार तो करते होंगे, आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति किस नतीजे पर पहुंचे आप? वैक्सीन ले आए पर एक दवाई ना खोज पाए। नहीं, देखिए, वायरस के खिलाफ दवाई वैसे भी मुश्किल से बनती है। अब आप देखिए, HIV के खिलाफ दवाई बन गई है, वैक्सीन नहीं बन पाई जी। कोविड के खिलाफ वैक्सीन बन गई है, दवाई नहीं बन पाई जी। तो ये RNA वायरसेस डिफिकल्ट होता है, दवाई बनाना भी, वैक्सीन बनाना भी। लेकिन ये वैक्सीन जल्दी इसलिए बनी जी कि वो वैक्सीन बनाने के जो, जिनको हम कहते हैं वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स जी, वो नो थे। काफी कुछ इसमें जानकारी वैज्ञानिकों के पास पहले से मौजूद थी, उसकी वजह से ये बनी और उसमें कुछ प्रोसेसेस थी, उनको एक्सपेडाइट किया, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और अभी भी जैसे आप अभी पूछे वैक्सीन के संदर्भ में, तो बहुत सारे प्रश्नों के हमारे पास उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिंहदेव साहब, मैं वापस आखिरी बातचीत के लिए आपके पास में आ रहा हूं और जानना ये चाहता हूं कि बतौर एक जिम्मेदार मंत्री मौजूदा परिस्थितियों में क्या कुछ कदम सरकार के स्तर पर और क्या कुछ कदम आप जनता के स्तर पर अपेक्षित करते हैं? यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जब मंत्री के तौर पर बात करते हैं, राजनेता तो बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, दूरी रखिए, भीड़ भाड़ मत कीजिए, कार्गो में मत जाइए, मास्क लगाइए, पेनल्टी लगाएंगे, नियम, कायदे, कानून, भीड़ है। और वही जब राजनेता बनकर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो कार्यकर्ता वो बोल रहे हैं भीड़ जब तक नहीं आएगी तब तक स्टेज पर नहीं आऊंगा। विरोधाभास है, किस पे भरोसा करें? भरोसा सही तरीके पे ही करना चाहिए। और नेता होते हुए भीड़ बुला के और हम कहेंगे कि हम कोरोना को रोक रहे हैं, तो ये नेता फेल जी। पब्लिक के सामने भी फेल, भले अपने आप को वो ना कहे कि वो नेता फेल हो गया है जी। लेकिन जिम्मेदारी से सार्वजनिक तौर पे आपने हथियार डाल दिए जी। यानी इसको हर व्यक्ति को अपने जहन से, आप सुबह उठ के आईने से अपने आप को, शक्ल को नहीं बचा सकते जी। आप सुबह उठोगे तो आप ये जरूर आपको दिखेगा कि आपको भाषण के लिए भीड़ नहीं जुटानी चाहिए थी, लेकिन आपने जुटाई, आपने वो कमी की। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते इसमें कोई दो बात नहीं। सरकार को अपनी तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव को जितना तेज किया जा सके करना चाहिए और साथ में उन बातों का प्रचार प्रसार कि वैक्सीनेशन की भी क्या सीमाएं हैं, वैक्सीनेशन लगाने के बाद क्या एहतियात बरतने चाहिए और वैक्सीनेशन नहीं भी लगाया हो तो क्या एहतियात बरतने चाहिए, ये हमको एक साथ ये सारी चीजें करती रहनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हमारे कार्यक्रम के 3-4 मोटे निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि कोरोना के संदर्भ में असावधानी बरतने के कतई हालात नहीं है और तुरंत कोई जंग जीतने की खुशफहमी में हमें रहने की जरूरत नहीं है। एक लंबी लड़ाई के लिए जो बात कही जाती थी, वो लंबी लड़ाई अभी भी लंबी ही बनी हुई है, उसके छोटे होने के आसार नहीं। दूसरा, भीड़ के संदर्भ में आप राजनेता क्या कर रहे हैं इस पर ना जाएं, आप स्वयं क्या कर रहे हैं इस बात को समझें। आप स्वयं कम से कम भीड़ बनने का कारण ना बने। इस संदर्भ में अगर सचेत रह लेंगे तो हो सकता है कि आप एक लड़ाई में सही योद्धा के तौर पर योगदान दे पाएं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि चिकित्सा जगत लगातार कोशिश कर रहा है इस लड़ाई को जीतने के संदर्भ में, इसलिए उसे सवालों के घेरे में कम और सहयोग के तौर पर ज्यादा रहे। वैक्सीनेशन कार्यक्रम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें जो जो लोग दायरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करिए कम से कम कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लग जाने के साथ ही उम्मीद बन सकती है कि वो संक्रमण की दृष्टि से अपने आप को बचा पाएं। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है इस चर्चा के जो कुछ निष्कर्ष हैं वो इस लड़ाई को लड़ने में कहीं ना कहीं मददगार रहेंगे। अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर असावधानी के संदर्भ में जो नजरिया, अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में जो हमने असंवेदनशीलता बरत रखी है, उसको ही समर्पित है।
हमारा आज का शेर ये कहता है कि आज बस्ती में उठा है जो धुआं उठता रहे, कि आज बस्ती में उठा है जो धुआं उठता रहे, आग किसके घर पर लगी पढ़ लेंगे कल अखबार में। और विमलेश ने जो ये शेर लिखा था ना, बड़ा कमाल का लिखा था। आपने मान लिया बस्ती में धुआं उठ रहा है, किसी के यहां भी लगा हो, अखबार में पढ़ लेंगे, पर आप भूल गए उस बस्ती में घर आपका भी है। कि ऐसा तो नहीं कि कल अखबार में खबर आपके ही घर की है। तो कोरोना के संदर्भ में भी हालात ऐसे ही हैं, कहीं आपका घर चपेट में ना जाए, इस बात को महसूस करते हुए अपनी जिम्मेदारी के साथ रहिए। इसी अपेक्षा के साथ, इसी आग्रह के साथ आज किस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए तद प्रणाम।